Good evening, dear students. This session I have kept especially to understand the Viva questions. Viva, as you all know, carries 12 marks in the board examinations, 8 marks in the board examinations, and 12 marks for the project file. In this session, we are going to understand the questions based on project file first. So, first question जो आपसे expected है वो है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट फाइल। आप सब लोगों ने प्रोजेक्ट फाइल अपनी बनाई है। इन दिस प्रोजेक्ट फाइल यू हैव टू गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ हैव यू मेड इट एंड व्हाट ऑल यू हैव रिटन इन द प्रोजेक्ट फाइल। तो माय प्रोजेक्ट फाइल आंसर किस तरह से देंगे? कंसिस्ट ऑफ वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, एक ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपने बनाया है एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस based on the financial statement analysis of a company, whichever the company you have chosen. So my file consists of one specific project based on financial statements. और financial statements अगर कोई आपसे पूछे कि कितनी तरह के होते हैं तो you will say financial statements are of two types basically. One is balance sheet and another is what? Statement of profit and loss. So these two statements you have used to make the project file. Okay. So these are the two main statements. So your file consists of one specific project and which is based on financial statements analysis of a company, including two aspects. अब वो दो aspect क्या हैं हमारी जो file हमने बनाई है? Accounting ratios and comparative and common size financial statements. Some students have made on cash flow also. So instead of comparative and common size, you can say cash flow statement. Ratio तो almost सभी ने बनाया है. Without ratio, your file is said to be incomplete. So cash flow statement, if anybody has done it. Second question, what have you learned from the project work in accounting? What have you learned? What is the learning you have from this project work? So what should be your answer? इसका simple answer है that the project file has helped me to develop what? Competence of reading, analyzing and interpreting. रीडिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एनुअल रिपोर्ट। आप लोगों ने एक एनुअल रिपोर्ट ली है फर्म की, या एक साल के आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या 2 साल के कम से कम लिए होंगे क्योंकि कंपैरिजन भी बनाया है आपने। तो 2 years report you have taken, 2 years statements, financial statements you have taken, and with the help of that you have learned reading, analyzing and interpretation. It has helped to understand the practical aspect of accounting. सबसे important, अभी तक हमने अकाउंटिंग सीखी थी बुक्स वाली, लेकिन अब रियल डेटा को एनालाइज करा है आपने, रियल डेटा को इंटरप्रेट करा है, तो यू गॉट अ चांस टू लर्न प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सेकंड क्वेश्चन भी और फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम फाइल। थर्ड क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ ऑफ द कंपनी यू हैव सिलेक्टेड फॉर द प्रोजेक्ट। अब कंपनी के बारे में अगर कोई पूछे कि कौन सी कंपनी में बनाया है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट पता होने चाहिए, सर्विसेज पता होने चाहिए, फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, ये आपको अपनी अपनी कंपनी का लर्न करना है। फोर्थ क्वेश्चन, विच टूल यू हैव यूज्ड इन प्रोजेक्ट फाइल। तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी हैज यूज्ड अकाउंटिंग रेशियोज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दैट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं कंपैरेटिव के, यू हैव टू स्पीक अबाउट बोथ। कमेंट अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ योर कंपनी। अगर वो आपसे पूछें कि व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस ऑफ योर कंपनी, तो 2-3 चीजें आपको जरूर याद रखनी है, एक ग्रॉस प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट। दो तो ये हमारे बड़े ही की एलिमेंट होते हैं प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बताने के फर्म को, और साथ के साथ इन दोनों के रेशोज, लास्ट ईयर का भी और करंट ईयर का भी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना था, नेट प्रॉफिट रेशो कितना था, और साथ के साथ return on investment. These are the 3 major components of firm's profitability. लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, कितना जीपी रेशो, एनपी रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। सिक्स्थ क्वेश्चन, कमेंट अपॉन द लिक्विडिटी पोजीशन। तो लिक्विडिटी में हमारी दो चीजें आती हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, एंड ऑब्वियसली वन मोर आइटम दैट इज वर्किंग कैपिटल। सो इन सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स के बारे में पता होना चाहिए लास्ट ईयर, करंट ईयर के। और करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज से हम क्या निकालते हैं, करंट रेशो,
एंड लिक्विडिटी रेशियोज। तो करंट एंड लिक्विडिटी रेशियोज दोनों ईयर्स की आपको माइंड में जरूर होना चाहिए कि कितना हमारा करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो है लास्ट 2 ईयर्स का। कमेंट अपॉन द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ योर कंपनी। अगर वो आपसे पूछे व्हाट इज द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ योर कंपनी, कैन यू टेल समथिंग अबाउट इट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नॉन करंट एसेट कितने हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, क्योंकि व्हाट इज सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मींस एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे द लॉन्ग टर्म डेट्स, द लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। ओके, तो आपको क्या क्या याद रखना है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताने के लिए? नंबर वन, डेट इक्विटी रेशियो आपको पता होनी चाहिए लास्ट ईयर करंट ईयर की, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोपराइटरी रेशियो लास्ट ईयर का भी और करंट ईयर का भी आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा, कमेंट अपॉन द टर्नओवर पोजीशन। तो टर्नओवर में सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज कौन सी होती हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। लास्ट ईयर करंट ईयर दोनों याद रखें। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे बताएंगे अपनी कंपनी की? इफ आई आस्क समबडी दैट व्हाट इज द ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो यू विल से ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो ध्यान देना है अपनी अपनी फाइल के कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में आपने करेक्ट हर चीज लिखी है कि कितना हमारा, क्या चीज हमारी इंप्रूव हुई है, क्या डिक्लाइन हुई है, और अगर कंक्लूजन ठीक नहीं है तो यू शुड इंप्रूव योर कंक्लूजन। कंक्लूजन में चारों एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंप्रूव हुई है, डिक्लाइन हुई है, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड टर्नओवर, whether it is in a better position means is it favorable or unfavorable। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ योर कंपनी। बस यही 10 क्वेश्चन है जो आपको लर्न करके रखने, ये डेटा आपके माइंड में होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हियर यू हैव टू गो अगेन थ्रू द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो आपने कंक्लूजन से पहले एक एनालिसिस इंटरप्रिटेशन लिखा है अपने प्रोजेक्ट का, वहीं पर आपको बताना है दैट फर्म कैन फर्दर इन्वेस्ट। क्या फर्म अपने नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट कर सकती है, कुछ और प्रॉपर्टीज बाय कर सकती है, फर्म के पास फंड्स हैं, या फर्म को अपने एक्सपेंडिचर कट डाउन करने चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि प्रॉफिट्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं हमारी फर्म का। तो मे बी द रीजन इज कि प्रॉफिट कम होने का कारण क्या है, नेगेटिव जाने का या डिक्लाइन होने का प्रॉफिट्स के, बिकॉज ऑफ द हायर एक्सपेंडिचर, राइट। और आप बता सकते हैं किसके बारे में कि फर्म इज एमिंग, फर्म शुड एम टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फर्म के लोन लास्ट ईयर से करंट ईयर में बढ़ गए हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो उसको भी फर्म पे ऑफ करे फ्यूचर में। So this is all you have to speak about the future projections. What all do you think as a student that what are the future projections of your company? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइवा क्वेश्चंस ऑन कैश फ्लो। यहां से तो आप ये समझ लें कि कैश फ्लो और प्लस रेशियो एनालिसिस, दीज आर द टू चैप्टर्स जहां से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है क्वेश्चंस की, सबसे ज्यादा यू कैन से द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम वाइवा में कैश फ्लो एंड रेशियोज। तो व्हाट इज मेंट बाय कैश फ्लो सबको पता है, मगर ये कभी ना बोलें कि एनी स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, यहां तक ना बोलो। यहां तक बोलोगे तो यू विल गेट अ जीरो। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स बोलने हैं तो पूरा आंसर बोलेंगे आप लोग। नॉट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 3 एक्टिविटीज। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला स्टेटमेंट बोलना है, और साथ में बोलना है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम 3 एक्टिविटीज, तब कहलाएगा आपका कंप्लीट आंसर। यस, द आंसर इज कंप्लीट। What are the 3 activities calculated while preparing a cash flow statement? सबको पता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, नो प्रॉब्लम्स। what is the sum of 3 activities? जब एक्टिविटी ए निकलती है ऑपरेटिंग, बी निकलती है इन्वेस्टिंग, सी निकलती है आपकी फाइनेंसिंग, तो तीनों का सम क्या कहलाता है? नेट इंक्रीज। अगर आंसर तीनों एक्टिविटीज का नेट सम पॉजिटिव आता है तो नेट इंक्रीज, और अगर तीनों एक्टिविटीज का टोटल सम आता है नेगेटिव तो आंसर आता है नेट डिक्रीज इन व्हाट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वेरी वेरी गुड। सो दिस इज द वे। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम पूछेगा आपसे एग्जामिनर, व्हाट आर कैश इक्विवेलेंट्स? तो यू विल से शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 3 months। 90 डेज से कम में वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाए विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ देयर, without any significant change in their value, that is called cash equivalents। अब एग्जांपल्स क्या होते हैं कैश इक्विवेलेंट्स के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा का। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट, दोनों एक ही चीज है, दोनों कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक।
तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। कैश फ्लो किसे कहते हैं? कैश फ्लोज आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं कहना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सेवन, गिव एनी एग्जांपल ऑफ कैश इनफ्लो। तो आपको तो पता होगा भाई, मशीन की सेल से कैश का इनफ्लो होता है, शेयर्स के इशू से, डिवेंचर्स के इशू से, बैंक लोन के लेने से, कैश सेल हो जाने से, ये सब के सब क्या है? इनफ्लो ऑफ कैश। अब कैश सेल से तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? ऑपरेटिंग। बैंक लोन या इशू ऑफ शेयर से किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग। सेल ऑफ मशीन कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग के, ऑपरेटिंग के और फाइनेंसिंग के ये कैश इनफ्लोज के एग्जांपल्स, तीनों के दिए हैं हमने आपको। Explain outflow of cash with an example when a transaction result in decrease in cash and cash equivalent, तो outflow हो जाएगा। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है। कैश पेड टू क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो है। तीनों ही एक्टिविटीज के आउटफ्लो भी आपके सामने आ गए। What kind of flow of cash? What kind of flow of cash will be there under following situation? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लर्न करके रखना है। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, सेल एंड परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखिए, जब एक कैश इक्विवेलेंट दूसरे कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो, जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि पहले वो कैश था, अब वो आपका बैंक बन गया। तो कैश और बैंक दोनों ही कैश इक्विवेलेंट है, पहले भी कैश इक्विवेलेंट था, अभी भी कैश इक्विवेलेंट रहा, तो आंसर आएगा नो फ्लो। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, नो फ्लो। तो ये तीनों ही आंसर हमारे क्या है? और मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो हमारी होती ही क्या है? द मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज आर करंट कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश इक्विवेलेंट होने की वजह से सब के सब हमारे किस में रिजल्ट होंगे? नो फ्लो में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई। बात, हाउ विल यू क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन इनफ्लो आउटफ्लो? सेल ऑफ मशीन से इनफ्लो होगा, परचेज ऑफ स्टॉक से आउटफ्लो होगा, कैश फ्रॉम डेटर से इनफ्लो, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक से नो फ्लो, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी से नो फ्लो, इशू ऑफ शेयर्स से इनफ्लो होगा, डिबेंचर्स अगर शेयर्स में कन्वर्ट हो, कन्वर्जन से ना तो इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। कैश पेड टू ट्रेड पेबल, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, ये आउटफ्लो होगा। दिस इज नॉट नो फ्लो, इट इज आउटफ्लो। ओके, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, आउटफ्लो। बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड यानी कि टेकन, दैट मीन्स इनफ्लो, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दिस इज एन अगेन अ गुड क्वेश्चन। अगर आपसे कोई बोले वेयर विल यू शो बैंक ओवरड्राफ्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो यू विल सिंपली से इट विल बी शोन अंडर विच एक्टिविटीज? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। किसी भी तरह की शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, बैंक लोन शॉर्ट पीरियड के लिए हो, शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो, वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही होता है। शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स हो, दे ऑल आर financing activities. Okay, what do you mean by operating activities? Meaning of operating activity पता होना चाहिए। principal revenue generating, जहाँ से मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है, उन सारी एक्टिविटीज को हम ऑपरेटिंग कहते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आपसे एग्जाम्पल पूछे तो हो सकता है कि बच्चा आंसर दे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और समथिंग लाइक दैट बोलना शुरू कर दे, तो नो, डोंट गो फॉर सच नॉनसेंस आंसर्स। दे आर ओनली अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। अगर आपसे बोले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के मेन सोर्स क्या है, तो कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर एंड पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेड, ये सब कौन सी एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग। पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग, बिकॉज दे आर द रेगुलर पार्ट ऑफ द बिजनेस। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द सच टाइप ऑफ 12th क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिंग? which are related to purchase and sale of long term assets। ये जब याद रखनी है, purchase and sale of long term assets या non current assets and long term investments। तो इन्वेस्टिंग के तो आपको पता ही है, एफ एंड ग्रिड हमने बताया भी है आपको कि परचेज एंड सेल ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का परचेज भी इसमें आता है, स्पेशली गुडविल परचेज। गुडविल का बढ़ना इज ऑलवेज परचेज। दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन जो बोर्ड में भी आ सकता है, थ्योरी पेपर में भी, कि बताइए भाई कि गुडविल अगर हमारी इंक्रीज होगी, इफ गुडविल इंक्रीजेस, तो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इट मीन्स गुडविल परचेज्ड हुई है। और अगर यही गुडविल के बारे में हम बोले कि गुडविल अगर डिक्रीज हो रही है,
लास्ट ईयर 20,000 थी, इस साल 15,000 है, तो दिस इज गुडविल रिटर्न ऑफ, और गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ पार्ट ऑफ व्हाट एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर गुडविल। बाकी आपको पता ही है, गेन ऑन वो हमारा ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, RID, रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड, RID। तो ये आप याद रखेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी हमारे क्या है, इन्वेस्टिंग होते हैं। बहुत अनकॉमन आइटम है बट यू शुड नो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, विच रिजल्ट्स, all those activities which result in increase and decrease in the amount and composition of owner funds and borrowed funds। तो ओनर फंड्स और borrowed funds जिससे भी हमारा चेंज हो। ओनर फंड्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, borrowed or securities premium undoubtedly, and borrowed funds like debentures, bank loans and other items, any other non-current liabilities। तो those are, तो इसमें कभी भी इंक्रीज डिक्रीज होगा तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग। अब एग्जांपल्स क्या है इसके, शेयर कैपिटल, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिविडेंड पेड, ये सब आपको पता ही है। व्हाट इज प्रपोज्ड डिविडेंड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 1 mark। It is the final proposed dividend finally proposed by the company at the end of the year। साल के एंड में प्रपोज करती है कंपनी, अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो जब शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद ही हम इसका पेमेंट करते हैं अगले साल। दैट अमाउंट गेट्स ड्यू करंट ईयर बट पेड इन द नेक्स्ट ईयर। इट इज पेड ऑन बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, दोनों पर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रपोज करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है कि लास्ट ईयर अमाउंट इज, लास्ट ईयर अमाउंट कौन से इसमें आता है, इट इज शोन इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लास्ट ईयर का अमाउंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा, ओके टेल मी करंट ईयर अमाउंट बताइए कहां पर आता है, वेयर डू वी शो करंट ईयर। तो यू विल सिंपली से नो इफेक्ट। वाई नो इफेक्ट, इट्स अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे आप, इट्स अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी विच में और मे नॉट अकर। अब अगले साल करेंगे उसका पेमेंट, अब करें ना करें वो एक अलग बात है, फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड था वो हमें पे करना ही करना है इस साल, फाइनेंसिंग में माइनस होता है। करंट ईयर वाले का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। विच इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टेल मी, AS4। AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में प्रपोज डिविडेंड के बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, AS4 गवर्न्स द पॉइंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। हाउ विल यू डी, अच्छा एक साथ ही मैं बता दूं AS के साथ ही कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से AS के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सो यू विल सिंपली से AS3 रिवाइज्ड, AS3 रिवाइज्ड बोलेंगे आप, जो आप लिखते हो टॉप पर। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। इट इज अ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर द कंडक्ट ऑफ AGM, एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हैप्पी करने के लिए और उनका कॉन्फिडेंस विन करने के लिए, इफ सपोज कंपनी पेज ऑफ सम डिविडेंड, तो दैट डिविडेंड इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड व्हिच इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ओनली। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन इट बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और लाइक दैट, तो इट इज पेड ओनली ऑन इक्विटी शेयर्स। बाय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर ट्रीटेड, आर एडेड टू, आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आर सब्ट्रैक्टेड एंड एक्सपेंसेस को ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में आप लोगों को पता होगा जो NPAT निकलता है आपका, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों ऐड करते हैं, और ये तो एक्सपेंस ये ऐड नहीं होना चाहिए, और लेस करते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। तो ये ऐसे क्यों करते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके आंसर देंगे, दे आर एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट और सब्ट्रैक्टेड। जो हम रिवर्स ट्रीटमेंट देते हैं दो कारण से देते हैं, बिकॉज ऑफ कैलकुलेटिंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, हमने कितना कैश जनरेट करा, क्योंकि प्रॉफिट इज नॉट द एक्चुअल कैश जनरेटेड। ये प्रॉफिट एक्चुअल कैश जनरेटेड नहीं होता, एक्चुअल कैश नहीं होता, नॉट द एक्चुअल कैश, नॉट द एक्चुअल कैश जनरेटेड। ये वाला प्रॉफिट एक्चुअल कैश नहीं होता, ये तो बस एक प्रॉफिट, एक वैल्यू होती है जो फर्म को मिल जाती है। अदरवाइज कैश की वैल्यू तक पहुंचते पहुंचते
हम ये नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आफ्टर टैक्स वाला हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर चुके होते हैं, तो वापस क्या करना पड़ता है इनको ऐड बैक बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड के कारण हम इनको ऐड बैक करते हैं ताकि हमें पता चल जाए व्हाट इज द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि प्रॉफिट एक्चुअल कैश नहीं बताता। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स? ये आपको पता ही है, GLID ग्लिड, G फॉर गुडविल रिटर्न ऑफ, L फॉर लॉस, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आपको पता ही है, GRID गेन ऑन सेल एंड रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, you know very well. 23rd question, why do we what do we get after adding non-operating incomes and non-operating expenses? Non-operating, what do we get after adding non-operating expenses? यहाँ पर expenses वर्ड आएगा, expenses, non-operating expenses, after adding non-operating expenses and subtracting non-operating incomes. Okay, non-operating expenses and subtracting non-operating incomes and subtracting, यहाँ पर इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ आपके लिए,